हेलो दोस्तों, मैं नदीम खान आपका अपनी इको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। और आज अपनी वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। ये जो टॉपिक है ये इंडियन ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है इंडियन ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें जो भारत की नदियां हैं वो बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो इसमें बहुत बड़ा एक नदी जाल होता है, उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आज की वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना करें, फोकस बनाएं। ये समझाना मेरा काम है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, एक एक नदी को याद करा दूंगा और बहुत ही इजी वे में समझा दूंगा मैं आपको। तो चलिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, तो यहाँ दो तरह की नदियाँ पाई जाती हैं भारत में। सबसे पहले जो होती है वो हिमालयन नदी, जो हिमालय से निकलती है, ये जो हिमालय के रेंज है उनसे निकलती हैं। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी, जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। ठीक है, तो ये दो नदियों में दो नदी क्षेत्र में बांटा गया है पूरी भारत की नदियों को, एक हिमालयन नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। अगर हम सबसे पहले अभी हम डिस्कस करते हैं हिमालयन नदी। तो हिमालयन नदी की अगर बात करें तो इसमें तीन प्रमुख नदी तंत्र आता है। ये आपका सिंध का नदी तंत्र आता है, उसके बाद ये गंगा नदी तंत्र है और तीसरा ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ये तीन प्रमुख नदी तंत्र होते हैं जो हिमालयन नदी में आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियों को भी समझेंगे। तो चलिए एक एक को करके हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम सिंध नदी की बात करें तो सिंध नदी जो है वो आपका यहाँ तिब्बत के पास मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक है, यहाँ से आपकी सिंध नदी निकलती है और भारत में ये आपकी जम्मू कश्मीर में इंटर करते हुए यहाँ पे लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे तीन श्रेणियाँ, ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियाँ पाई जाती हैं, आपको पता है। पहला है काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर। तो ये जो आपकी सिंध नदी है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है और यहाँ पे नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से पाकिस्तान में इंटर करती है और जाकर सीधे अरब सागर में अपना जल गिराती है। अब इसकी दूसरी जो प्रमुख नदी है सहायक नदियों में वो है झेलम जो प्रमुख सहायक नदी है। अगर झेलम की बात करें तो ये जम्मू के पास आपका जम्मू कश्मीर के पास शेषनाग लेक है, झील है, वहाँ से ये झेलम निकलती है और इस पे एक प्रमुख बुलट आपको देखेंगे तो जो मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील बुलट झील, वो इसी झेलम नदी पे पाई जाती है और जम्मू भी इसी झेलम नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। दूसरा अगर इसकी प्रमुख नदी देखेंगे, झेलम की एक और खास बात है, ये बहते समय इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते समय बॉर्डर बनाती है और फिर आकर चेनाब नदी में मिल जाती है। तीसरी नदी जो है आपकी चेनाब नदी, ये तुंगरा और भागा दो नदियों से मिलकर बनती है और ये चेनाब बहती हुई आकर वापस किस में मिल जाती है, सतलज में मिलती है। इसके अलावा तीसरी जो प्रमुख नदी है सिंध के अलावा वो है रावी नदी। ये यहीं पे रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा पाया जाता है वहीं से रावी नदी निकलती है और ये अपना जल लेकर सतलज में गिर जाती है, सतलज में मिलती है। इसके बाद जो प्रमुख नदी है इसी पे देखेंगे कि इसके बाद जो प्रमुख नदी है वो ब्यास नदी, यहाँ पे ब्यास कुंड से निकलती है और सतलज में ये अपनी जल गिराती है। सतलज की सहायक नदी है, यहीं पे हरिके डैम बना हुआ है, हरिके डैम, और इसी हरिके डैम से ही आपका इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो मानव निर्मित सबसे बड़ी नहर कही जाती है और ये पूरे क्षेत्रों को जो पंजाब और राजस्थान का क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्रों को हरा भरा किए हुए है। ठीक है, और ये इसके बाद जो सतलज है ये सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंध नदी की, वो देखेंगे तो यहीं मानसरोवर लेक के नीचे एक दूसरी झील पाई जाती है राकसताल से सतलज निकलती है, हिमाचल प्रदेश में सिपी किला दर्रे से होते हुए निकलती है और इन सारी नदियों का जल लेकर वापस पाकिस्तान में सिंध नदी से मिलती है।
ये पठानकोट के आसपास मिलती है और फिर सीधे ये सारा जल लेकर अरब सागर में गिर जाती है। तो ये सारा सिंधु नदी तंत्र था जो हमने आपको समझाया बहुत ही ईजी वे में। इसमें एक और बात आती है, सिंधु नदी जल समझौता, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 में। इसके तहत ये कहा गया कि सिंधु, झेलम और चेनाब इन 3 नदियों का 80% जल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, 20% जल भारत इस्तेमाल करेगा। दूसरी जो है और दूसरा, इसके नीचे 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज। इन 3 रावी, ब्यास और सतलज का 80% जल भारत इस्तेमाल करेगा और 20% जल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। देखिए क्या है, यही था सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में किया गया था। बहुत बार जब पाकिस्तान से हमारी इंडिया की जो लड़ाइयाँ होती हैं तो हम बस क्या करते हैं कि अपना ये सिंधु नदी जल समझौता दिखाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो ये सारी नदियाँ भारत से ही निकलती हैं। अगर हम न छोड़ें यहाँ से पानी तो पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा, इतना है। तो फिर भी ये समझौता है, इस समझौते के तहत यहाँ पानी जल छोड़ा जाता है और इतना जल का इस्तेमाल ये पाकिस्तान करता है उसी हिसाब से, ठीक है। तो हम देखते हैं ये पूरा सिंधु नदी तंत्र था। इसकी पूरी जो डिस्टेंस है 2880 किलोमीटर सिंधु नदी तय करती है, ठीक है, बहुत बड़ी दूरी है। और इसके बाद दूसरा जो नदी तंत्र है वो गंगा का हम देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गंगा 2 ग्लेशियर हैं मुख्य रूप से, एक गंगोत्री एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर में 2 नदियां निकलती हैं, एक विष्णु गंगा, एक दूसरी है धौली गंगा। ये दोनों आकर मिलती हैं विष्णु प्रयाग में, ठीक है। विष्णु गंगा और धौली गंगा ये दोनों मिलती है विष्णु प्रयाग में। दूसरी जो नदी है, अब यहाँ पे इसका नाम, जो विष्णु प्रयाग में जो विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है, यहाँ पे इसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा। अब अलकनंदा पे ही सारी नदियाँ आकर मिलेंगी। पहली जो नदी अलकनंदा से मिलती है वो है नंदाकिनी और यहाँ पे नंद प्रयाग होता है। दूसरी अलकनंदा से नदी मिलती है पिंडर कर्ण प्रयाग में, तीसरी संगम है। और ये चौथी मंदाकिनी मिलती है रुद्र प्रयाग में, ये चौथा संगम है। और 5वां जो संगम होता है वो आप जानते हैं कि कौन, भागीरथी आकर मिलती है गंगा से, भागीरथी आके मिलती है अलकनंदा से और यहाँ पे कहाँ पे, देवप्रयाग में, और यहीं पे इसका नाम पड़ जाता है गंगा। अभी तक तो ये अलकनंदा के नाम से बहती रहती है और फिर उसके बाद ऋषिकेश से होते हुए मैदानी भागों में इंटर करती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये गंगा का, और यहाँ पे 5 संगम होते हैं प्रमुख रूप से। उन 5 को 5 नहीं तो 4 तो याद ही रखने चाहिए जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदी है जिनसे सवाल बनते हैं। सबसे पहले चंबल है, दूसरा बेतवा, केन, सिंध, ये 4 सहायक नदी हैं यमुना की। और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। पूरी नदियों में यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी कही जाती है। इससे भी सवाल बने कई बार और पूछे जाते हैं। तो यमुना की जो सहायक नदियां हैं वह है चंबल, बेतवा, केन, सिंध। ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदियां हैं। और यमुना इन सब का नदी जो जल है वो लेकर सीधे मिलती है संगम में इलाहाबाद में। किससे, आपके यही जो संगम होता है इलाहाबाद में, जो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है वहीं पे यमुना भी मिलती है। जनरली लोग संगम में कहते हैं नहाते हैं, लेकिन नहाते तो यमुना में है। संगम में बहुत कम लोग, कहाँ नहाने दिया जाता है, वो तो नहाते यमुना में है। आप कभी इलाहाबाद जाएंगे, इलाहाबाद से देखेंगे तो वहाँ बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारी सहायक नदियाँ। एक चीज़ और, यमुना दाएं तट से मिलती है गंगा से, न कि बाएं तट से। याद रखिएगा कि यमुना दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है गंगा की। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी किससे, दाएं तट से मिलती है कि बाएं तट से। तो दायां और बायां समझने का ये तरीका होता है कि जो नदी जिस तरफ बह रही है उसके हिसाब से देखेंगे कौन दायां है कौन बायां है। तो ये यमुना इधर से मिलती है, इसलिए ये गंगा की दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। इस यमुना के अलावा भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। पहला जो प्रमुख रूप से है वो है टोंस, इसके बाद जो है सोन, टोंस नदी, सोन नदी, ये 2 और भी नदियां हैं।
यह इलाहाबाद के थोड़ी दूरी पे देखेंगे तो टोंस नदी मिल रही होगी। उसके बाद ये सोन नदी पटना के पास मिलती है गंगा से, ठीक है। ये सारी सहायक नदी दाएं तट से गंगा में मिलती हैं। बाएं तट से जो प्रमुख रूप से जो सहायक नदियां हैं, ये संगम के बाद, देवप्रयाग के संगम के बाद जो सारी नदियां मिलती हैं उन पे थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले रामगंगा, दूसरा है गोमती, तीसरा है घाघरा, चौथी है गंडक, पांचवी है कोसी। याद रखेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है याद रखना। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, याद करिए। GO है, GH है, GA है। अब देखेंगे तो इस तरह आपको याद हो जाएगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। इसके बाद ये आपकी कोसी नदी जो बिहार से होकर गुजरती है, बिहार से होकर आती है। ये जो नदी है कोसी, ये दुख की नदी भी बोली जाती है या शोक की नदी। बिहार के लिए इसको शोक की नदी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है और इसमें सबसे ज़्यादा बिहार में इसी की वजह से बाढ़ भी आते रहते हैं। लोग बहुत सारे लोगों की धन के नुकसान होते हैं, संपत्ति का नुकसान होता है जिसकी वजह से। लेकिन सरकार अब इस पर बहुत सारी परियोजनाएं बनाई जो इसके बाढ़ की बारंबारता को कम करती है। अब चलते हैं इसके अलावा और देखेंगे तो यहाँ पे जो गंगा है दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा तो सीधे पश्चिम बंगाल देते हुए हुगली, इसको हुगली नदी कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। यहीं पे इसी हुगली नदी के किनारे आपका कोलकाता बसा हुआ है, ठीक है। हुगली नदी की जो सहायक नदी है वो है दामोदर नदी, यहीं पठार से निकलती है दामोदर नदी। और दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इस दामोदर की वजह से पश्चिम बंगाल में बहुत बार बाढ़ आते हैं, इसलिए इस दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। और ये जब हुगली नदी और ये दो धाराओं में बढ़ती है, एक धारा तो सीधे बांग्लादेश में चली जाती है, दूसरी धारा सीधे बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल देते हुए हुगली नदी के रूप में आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन जो यहाँ फरक्का से, भारत के फरक्का बैराज से जो पश्चिम बंगाल में जाती है, जो बांग्लादेश में इंटर करती है गंगा, तो यहाँ पे इसका नाम पद्मा हो जाता है। यहाँ पे इसका नाम जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करती है उसका नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा, ये फिर इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है पद्मा में, तो भी इसका नाम पद्मा रहता है। फिर यहाँ से मणिपुर से एक नदी आती है मेघना, जब मेघना इसके साथ बहती मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। और मेघना अपना सारा जल लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। चूँकि आप जानते हैं कि जो भी भारत में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा इसी मेघना नदी के द्वारा बनता है, जिसे आप गंगा भी कह सकते हैं, जो गंगा भी है और यहाँ से ब्रह्मपुत्रा भी बह के आ रही है, उसको ही उसी से बनती है ये आपका सुंदरवन का डेल्टा। इधर की जितनी भी पूर्वी घाट पे जो भी नदियां गिरती हैं आप देखेंगे वो सब डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो डेल्टा का निर्माण करती है वो गंगा, या आप कह लीजिए मेघना नदी सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। तो हमने दो नदी तंत्र को समझा, एक सिंधु नदी तंत्र को, एक गंगा नदी तंत्र को। गंगा की टोटल जो डिस्टेंस कवर करती है भारत में, ये 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है गंगा। अब तीसरा जो नदी तंत्र हमको समझना है वह है हमारा ब्रह्मपुत्र या सांगपो कह लीजिए, ये तीसरा प्रमुख नदी है, ठीक है, हिमालयन नदी में। तो ये जो आपका सांगपो है या ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी मानसरोवर लेक से निकलती है। और यहाँ पे मानसरोवर लेक से निकलती तिब्बत में होते हुए, इसको वहाँ पे सांगपो या शापो के नाम से भी जानते हैं तिब्बत में, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये नामचा बरवा पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत, यहाँ से यह अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है नामचा बरवा पर्वत से। और यहाँ पे जब अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर करती है तो इसका नाम होता है दिहांग, तब इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही ये असम में इंटर करती है तो असम में कुछ क्षेत्रों में इसका नाम, यहाँ से असम में जब तक ये बहती है तब तक इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। लेकिन जैसे ही ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम बदल के जमुना हो जाता है। और जमुना जब ये भारत की गंगा जो पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में, उस पद्मा से मिलती है तो इसका नाम भी पद्मा ही होता है। और ये जब पद्मा मेघना से मिलती है तो तब जाकर इसका नाम मेघना हो जाता है। तो इसके कुछ और सहायक नदियां उनको भी देख लेते हैं, किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। सबसे पहले इस दाएं, अब देखेंगे दायां कौन हो गया, अब दायां ये हो गया, बायां ये हो गया। बाएं तट से जो मिलती है सबसे पहले दिहांग नदी मिलती है,
यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जब इसका नाम दिहांग होता है तब यहाँ दिबांग नदी मिलती है, दूसरी लोहित मिलती है, तीसरी धनश्री, जिया बरेली, बहुत सारी नदियाँ इस तरह छोटी मोटी मिलती रहती हैं। 2-3 ही पूछता है, बहुत ज़्यादा नहीं। एक और जो इसकी सहायक नदी है यहाँ सिक्किम से निकलती है, तीस्ता नदी बहुत प्रमुख, इससे बहुत बार सवाल पूछे गए। यहाँ पे देखेंगे मानस नदी इसकी सहायक नदी है, पगलादिया, जिया बरेली, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी कही जाती है। तो इसमें ये सारा हमने आपको पूरी समझाने की कोशिश किया। और ये जो आपका ब्रह्मपुत्र है ये टोटल 2900 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हमने तीनों नदी तंत्रों को समझा। पहला तो सिंध नदी तंत्र देखा, दूसरा गंगा का देखा और तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समझने की कोशिश की। अब हम समझते हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में। एक एक नदियों के बारे में बहुत सिंपल वे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम देखते हैं इसमें प्रायद्वीपीय नदियों को। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय नदियों में एक जो नदी है वो है आपकी पहली लूनी, जो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अरावली आपको पता है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। लूनी निकलती है और यही रन के क्षेत्र में गुम हो जाती है। इसको लवड़ी नदी भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा लवड़ी नदी, क्योंकि यहीं पे ये बहती है। इसके बाद जो दूसरी नदी है वह है साबरमती, जो गुजरात में बहती है। तीसरी आप देखेंगे यहाँ पे माही नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसलिए इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है माही। तीसरा आप देखेंगे यहाँ पे नर्मदा नदी है जो पूर्व में गिरती है, ठीक है। आप ये देखेंगे पूर्व में जो सबसे बड़ी नदी जो पूर्व में अरब सागर में गिरने वाली है वो है नर्मदा। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती है। एक तो सोन निकलती है जो यहाँ चली जाती है गंगा में, दूसरी नर्मदा निकलती है जो यहाँ पे अरब सागर में गिरती, तीसरा महानदी उड़ीसा के तट से गिरती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अमरकंटक से निकलने वाली ये जो नदी है नर्मदा, ये एक तरह की भ्रंश नदी कही जाती है। भ्रंश क्या मतलब? जहाँ की जमीन धंस गई हो उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। इसी भ्रंश घाटी में ये नदी बहती है आपकी नर्मदा। और ये दो पहाड़ियों के बीच में, पहला ऊपर जो है विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। ये आप देखेंगे तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है नर्मदा नदी। दूसरे नंबर पे जो नदी है जो अरब सागर में गिरती है वो है ताप्ती, ये यहीं से निकलती है इसके नीचे। ये भी एक तरह की भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ और है नर्मदा में, यहाँ पे जबलपुर के पास देखेंगे नर्मदा नदी जो होती है वो एक जलप्रपात बनाती है जिसको हम धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। इट मीन्स धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी बनाती है। दूसरी जो अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी है वो है ताप्ती। ताप्ती से भी बहुत बार सवाल किए गए हैं। ताप्ती जो है वो सतपुड़ा और यहाँ पे पड़ती है अजंता, अजंता की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ सतपुड़ा और अजंता के बीच में भ्रंश घाटी के रूप में बहती है ताप्ती नदी, जो यहाँ पे एस्चुरी बनाती है। एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी भी अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं ये एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब ज्वारनद मुख बनाती हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये डायरेक्ट पानी को अपने सागर यहाँ पे देखेंगे सागर में गिराती हैं, जबकि इधर की जितनी नदियाँ हैं वो डायरेक्ट अपने जल नहीं गिराती बल्कि कि डेल्टा निर्माण करती हैं, क्योंकि ये चौड़े घाट की नदी है। एक्चुअली ये सब चौड़े घाट की, ये बहुत पतले घाट की नदियाँ होती हैं, ठीक है। आप देखेंगे सबसे बड़ा जो चौड़े घाट की नदी के रूप में जाना जाता है वो ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। एक चीज़ और, यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्र आती है, जब असम में इंटर करती है ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ पे देखेंगे इतनी चौड़े घाट की नदी है कि इसके बीच में पूरा माजुली द्वीप पाया जाता है। एक पूरा जिला ही बसा हुआ है। माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है, नदी द्वीप, नदी द्वीप के रूप में जाना जाने वाला माजुली द्वीप सबसे बड़ी नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में बनाती है। तो ये इसीलिए हम देख रहे ये था सारे डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं, जबकि ये यस्चुरी या ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। ये देखेंगे गोवा में 2 प्रमुख नदियाँ हैं, मांडवी और ज्वारी।
ये दो नदियों से पूछ लेता है। कभी जनरली क्या है, स्टेट दे देते हैं और नाम दे देते हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए ये किन स्टेट से होकर गुजरती, इसी से सवाल बनते हैं सिंपल से। ठीक है, तो मांडवी और जुआरी ये गोवा में दो नदियाँ बहती हैं। ये शरावती एक नदी बहती है, इस पे गुरसप्पा जलप्रपात पाया जाता है जो बहुत ही ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है शरावती नदी। इसके बाद देखेंगे केरला में दो नदियां बहती हैं, एक पेरियार है, एक भरतपुजा है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है केरल में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी, तो पेरियार नहीं भरतपुजा है। ठीक है, जो केरला में बहती है, भरतपुजा सबसे लंबी नदी है। अब देखते हैं इधर बस आपको देखेंगे पूरब की तरफ गिरने वाली जो नदियां हैं, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दामोदर, ये जो दामोदर नदी है, ये हुगली नदी हमने देखा गंगा की दो धाराएं बन जाती है, एक हुगली आती है पश्चिम बंगाल में, तो दामोदर यहाँ पे आ जाती है, इससे हुगली नदी इसकी सहायक नदी है, इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं, मैंने बताया। इसके बाद जो है स्वर्ण रेखा दूसरी है महानदी, ये सब उड़ीसा के तट पे मिलती हैं, उड़ीसा के तट पे महानदी गिरती है। तीसरा ये गोदावरी है, गोदावरी यहाँ नासिक से निकलता है, देखते 4 कुंभ लगते हैं जिसमें से एक नासिक भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये गोदावरी जो है इसको बृहद गंगा के नाम से या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, या दक्षिण भारत के गंगा के नाम से भी जानते हैं, किसको, गोदावरी को कहा जाता है। इसके बाद है कृष्णा, ये कृष्णा नदी, ये सब डेल्टा निर्माण करती हैं, ये सब आपका आंध्र प्रदेश में गिरती हैं, ये आंध्र प्रदेश में गिरने वाली नदियां हैं, आंध्र प्रदेश के तट के पास गिरती है। दूसरा कृष्णा के बाद पेरियार है, पेरियार के बाद कावेरी है, कावेरी जल विवाद चल रहा है तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, इससे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसके बाद बेगई और ताम्रपाड़ी सबसे दक्षिण में बहने वाली जो नदी है जो पूरब की तरफ गिरती है वो ताम्रपाड़ी है। तो इस तरह एक बार फिर से हम देखते हैं, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेरियार, कावेरी, बैगई, ताम्रपाड़ी, ये सभी प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और अपना ये सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस तरह हमने पूरे नदी तंत्र को समझने की कोशिश की और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इतना बहुत है, आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं इतने में से ही आपके आ जाएंगे और आप ज़रूर एक बार जाके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, लगाने की, देखिए आपको ज़रूर ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार 2 बार जरूर रिव्यू करके देख लेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये कॉन्सेप्ट, फिर हमेशा के लिए ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बन जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।